सो हे एवरीवन, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी जेएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको हर एक ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम, सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आज कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलो स्टार्ट। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो उन्हीं को वेस्ट मैंने इसमें लिया है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। वीडियो अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। टेल मी वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। टेल मी वेयर यू लिव, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। टेल मी यू लिव वेयर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। टेल मी वेयर यू लिव, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो पहले समझो ये सेंटेंस क्या है और ये क्या कह रहा है। अभी आपको लगेगा अगर यहाँ वेयर लगा हुआ है सभी में तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। बट नहीं, क्या करना है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है ये? असर्टिव सेंटेंस है। आपको ये क्या बता रहा है? असर्टिव सेंटेंस है, सवाल क्वेश्चन जैसा नहीं है। जब वेयर सेंटेंस के बीच में आए, वेयर हो, वॉट हो, हु हो, जब ये सब क्या हो, सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है। याद रखना है, जब ये क्या है, सेंटेंस के बीच में आए तो ये कनेक्टर का काम करते हैं। तो उसके बाद में पहले सब्जेक्ट आता है, याद रखना है आपको, सब्जेक्ट आता है। देन उसके बाद में आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या, यू है, और आपका जो वर्ब है वो क्या है, यहाँ पे लिव है, ठीक है। अगर सवाल होता, हम कहते हैं अगर जैसे वेयर डू यू लिव, लेकिन यहाँ पर टेल मी से शुरू हो रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये टेल मी से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। और स्टेटमेंट जब भी होगा उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आपके ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आएंगे सेंटेंस के, तो वो कनेक्टर का काम करेंगे। जब कनेक्टर का काम करेंगे तो उनके साथ में वो स्टेटमेंट बन जाएंगे। और जब स्टेटमेंट बन जाएंगे तो उनके पीछे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये टेंस की कंसिस्टेंसी इसमें बतानी है। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। अब देखो यहाँ पर अगर सबसे जल्दी करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर सिंस और फॉर लगा हो तो आप ये समझ लो कि इसके आगे वाला टेंस कैसे बनेगा, इसके पीछे वाला कैसे बनेगा। बस यही मिस्टेक होगी और उसको आसानी से पकड़ सकते। रूल ये है कि जब सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर हैव हैड का यूज़ हुआ होगा किसी न किसी जगह पर, ठीक है। जैसे हैव हैड का यूज़ हुआ, हैव हैड, यहाँ पे नहीं हुआ तो इसको तो कट ही कर दो, आप हटा ही दो इसको, ठीक है। बाकी जब, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी का जो क्लॉज होता है और उसके बाद सिंपल पास्ट यानी लेफ्ट का यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया, हैज़ लेफ्ट कर दिया, यहाँ हैड लेफ्ट कर दिया, यहाँ पर यहाँ से रॉन्ग था तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। याद रखना है आपको, आपका जो स्ट्रक्चर होगा पहले वाला जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद वाला बनेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट में, ठीक है। जब ये सिंस किसकी बात करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, तब ये आपका रूल अप्लाई होगा। सिंस यहाँ एक टाइम मार्कर है जो दिखाता है कि मुंबई जाने के वक्त से लेकर अब तक कोई खबर नहीं मिली है, ठीक है। इस बात की बात कर रहा है तो वहाँ पर हम इन टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ यूज़ हो गया, सिंपल पास्ट यानी V2 का यहाँ यूज़ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर लेवल PQRS का क्वेश्चन है। और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PGT की तैयारी करें, चाहे आप GIC का एग्जाम देने वाले हैं। PQRS का जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, देखो पहले हमारे पास क्या है, 4 हिस्से हैं यानी 4 फ्रेगमेंट्स दिए गए हैं। ओनली टाइम विल टेल, यू क्रेडिट द नेशन विद वेदर द ग्रेट फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी ट्रू। देखो करने की ट्रिक क्या होती है, बहुत सरल तरीका होता है। ये क्या है, ओनली टाइम विल टेल, ये क्या है, सिर्फ टाइम बता रहा है। यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पर ये टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। टाइम की बात कर रहा है तो ये मान लो कि सबसे पीछे जाएगा। टाइम की बात ओनली से तो स्टार्ट ही नहीं होगा और ये सबसे पीछे चला जाएगा। टाइम की बात कर रहा है, टाइम जो वर्ड होते हैं, टाइम वाले जो वर्ड होते हैं उनको सबसे पीछे ले जाते हैं हम खींच खाच के, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। यू क्रेडिट द नेशन विद, आप देश का श्रेय देते हैं, ठीक है, आप देश को श्रेय देते हैं, ये यहाँ पर बात कर रहा है। और ये थर्ड वाला क्या बात कर रहा है, वेदर द ग्रेट फ्यूचर, क्या महान भविष्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेदर से स्टार्ट हो रहा है,
वेदर से स्टार्ट हो रहा है, विल टर्न आउट टू बी ट्रू, ये क्या बता रहा है, सच साबित होगा, ठीक है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसको हमें ढूंढना है। पार्ट पी क्या कह रहा है यहाँ पे, पार्ट पी ये कह रहा है ओनली टाइम विल टेल, अक्सर सेंटेंस के आखिर में जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी फैसला सुनाने वाली जो बात होगी, ओनली टाइम में यानी समय बताएगा, ये बात कर रहा है यहाँ पे। क्यू क्या कह रहा है यहाँ पे, जो ये क्यू है, क्यू बता रहा है यू क्रेडिट द नेशन से सेंटेंस शुरू हो सकता है, क्योंकि ये एक क्या एक्शन या फिर स्टेटमेंट है। यू क्रेडिट द नेशन, वेदर से स्टार्ट नहीं होगा, विल से स्टार्ट नहीं होगा, ये दो आप मान ही लो। तो आपका जो, अगर आप थोड़ा सा भी अगर सोचने की कोशिश करो, तो ओनली से भी स्टार्ट नहीं होगा, वेदर से नहीं होगा, बिल से नहीं होगा, आपका जो वो जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो किससे बन जाएगा, वो क्यू से ही बन जाएगा। और क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से आपको सुनना है यहाँ पर। पेयर आर और एस, यानी पार्ट आर कह रहा है वेदर द ग्रेट फ्यूचर, क्या महान भविष्य, ठीक है। आर क्या कह रहा है, वेदर द ग्रेट फ्यूचर। उसके बाद में तुरंत हमें क्या चाहिए होगा, हमें भविष्य के बात करने के लिए हमें वर्ब चाहिए होगी, यानी विल आ जाएगा इसके बाद में। तो क्या कर रहा है, वेदर द ग्रेट फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी ट्रू, तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए होगी, हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए होगी। बस इतना आप पकड़ लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्यू और आर को देख लो। क्यू और आर को हमने देख लिया, यू क्रेडिट द नेशन समथिंग, आप देश को किसी चीज का श्रेय देते हैं। विद के बाद में नाउन आना चाहिए, आर का द ग्रेट फ्यूचर वहां फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्यू और आर की जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। क्यू और आर की जोड़ी बन जाएगी यहाँ पर। और सरल करने का तरीका, एलिमिनेट मेथड का सबसे अच्छा तरीका होता है, उसको सीख लो। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मान लो 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने ही वाले हैं, और गलत हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से थोड़ा सा क्या होता है कि कॉमन सेंस काम नहीं करता है। जब बार बार सॉल्व करोगे तो अच्छे से आने लगेंगे। ऑप्शन को देखो, अगर आपको पता है कि सेंटेंस क्यू से शुरू होगा तो वो ऑप्शन तुरंत देखें, जहाँ पर ए बी या फिर डी से शुरू हो रहे हैं, तो इनको आपका 50% काम तो वहीं से हो जाएगा आपका। तो देखो हमने जब ये जान लिया कि यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा 50%, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैंने किसी बुक से उठाया, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आप सोचो, अगर आप इतना भी जानते हो तो आपका आंसर आराम से निकल सकता है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या निकलने वाला है, QRSP। QRSP हो जाएगा। एलिमिनेट करके भी आप समझ सकते हो, कनेक्टर जैसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अगर किसी पार्ट में वट मिल जाए आपको, जैसे ये नहीं है, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है ना, वट हो, एंड हो, हाउ एवर हो, ठीक है, हाउ एवर, ये सब क्या हो रहे थे, ये तो ये 90% केसेस में आपको पहले सेंटेंस नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। तो ये सब आपके 90%, तो उनको तो आप कटी को तो एलिमिनेट करते जाओ। ग्रामर रूल क्या कहता है, नाउन और प्रोनाउन, हमेशा नाउन वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि कोई नाम हो या कोई सब्जेक्ट हो, पहले आएगा, प्रोनाउन ही शी इट दे बाद में आएगा उसके बाद में, क्योंकि नाउन की रिपीटिशन ना हो, इसलिए तो हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो ये भी आप याद कर लो, ठीक है, ये लॉजिक बता रही हूँ मैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढ लो, ठीक है। ओपनिंग क्या कर सकता है, क्लोज क्या कर सकता है, अक्सर डज हो, ठीक है, देयर फोर हो, या फिर फाइनली हो, ठीक है, फाइनली हो, ये पार्ट आखिर में आते हैं। वैसे ही वंस अपॉन अ टाइम, ये सब्जेक्ट वाले पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम आगे ले आते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QRSP। पहले आएगा यू क्रेडिट द नेशन विद वेदर द ग्रेट फ्यूचर, फिर एस आ जाएगा, विल टर्न आउट टू बी ट्रू, और फिर पी आ जाएगा, ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, इसका हमें एक्टिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर पैसिव में ब्लेम्ड बाय यू है, तो एक्टिव में सब्जेक्ट यू बन जाएगा, शुड वैसे ही रहेगा, देम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब आप ढूंढ लो यहाँ पर, वाई शुड दे ब्लेम्ड बाय यू, तो ये है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा आके, ठीक है। वाई शुड दे ब्लेम्ड बाय यू, तो बाकी का जो जैसे शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस B+B3, एक्टिव है तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका ये एक्टिव दिया हुआ है, हमें ये पैसिव बना के दिया है, हमको एक्टिव बनाना है इसका, ये आपको याद रखना है। बनाना क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाई शुड यू ब्लेम दैम, क्या हो जाएगा, वाई शुड यू ब्लेम दैम हो जाएगा, ठीक है। दे का दैम हो जाएगा यहाँ पर, वाई शुड यू ब्लेम दैम, ओके। तो ये वाई का तो ये तो वर्ड सेम ही रहता है यहाँ पर, ये तो लेट से तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। वाई के नीचे वाई रहेगा, यहाँ पे शुड का शुड ही हो जाएगा। यहाँ पर यू, यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा, तो यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे इसको, और फिर ब्लेम हो जाएगा
ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड दे का दैम हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, ये शुड बी, अगर जैसे कोई भी आपका मॉडल वर्ब होता है तो हम बी ऐड करते हैं ना, तो अगर जब यहाँ करेंगे तो बी हटा देंगे यहाँ से, तो ये बी वाला हट जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी वर डैश टाइम फॉर द ट्रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन। यहाँ पर इन टाइम का मतलब होता है मतलब देर होने से पहले, बिफोर इट इज़ टू लेट। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट वक्त पर, उसी समय पर। ये याद रखना, इन टाइम और ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है और ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन टाइम का मतलब होता है देरी होने से पहले, यानी बिफोर इट्स टू लेट। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट वक्त पर, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको ट्रेन पकड़ने के लिए हम वक्त से थोड़ा पहले ही पहुँचते हैं ना, इसलिए हम इन टाइम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा वी वर इन टाइम फॉर द ट्रेन, ठीक है। देरी होने से पहले, इनका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? बिफोर इट्स टू लेट। बिफोर, नोट कर लेना, बिफोर इट्स टू लेट, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचेंगे। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा? सिंस वर्सेस फॉर की बात हो रही है यहाँ पर। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो जाता है, यानी फिक्स्ड दिन या समय के लिए होता है। और जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 डेज होता तो हम फॉर का यूज़ करते। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे क्या है यहाँ पर? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फिक्स्ड दिन समय की बात, मंडे की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस लास्ट मंडे। न्यू मीनिंग कैन बी गुड राइटिंग्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जब हम किसी चीज़ से कुछ निकालते हैं या हासिल करते हैं तो यहाँ पर जो यूज़ होता है वो फ्रॉम का लगाते हैं। आखिर लिखावट से नया मतलब निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, फ्रॉम गुड राइटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 डैश इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा बाय वे ऑफ। बाय वे ऑफ एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एज अ फॉर्म ऑफ, यानी के तौर पर। इसका मतलब होता है यानी एज अ फॉर्म ऑफ, यानी के तौर पर। हिंदी में बोलते हैं ना के तौर पर, इस तरीके से। इंट्रोडक्शन के तौर पर उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें कहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क, यानी इसका पर्टिनेंट का मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ, यानी के तौर पर, इंट्रोडक्शन के प्रस्तावना के तौर पर उन्होंने कोई ज़रूरी बात कही, तो बाय वे ऑफ लगता है, ये याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब। आपको फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करना। ही इज़ वेरी इल बट ही विल पुल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पुल थ्रू, ठीक है। पुल थ्रू का मतलब होता है किसी बीमारी या मुश्किल से बच निकलने का, यानी ठीक हो जाना, ठीक है। टू रिकवर होता है। पुल थ्रू का मतलब होता है टू रिकवर होना, टू रिकवर होना। तो पुल थ्रू हो जाएगा यहाँ पर THROUGH। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है नो वन टू ऑफर हेल्प। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केम फॉरवर्ड। केम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना, यानी कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, केम फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हरी इज़ गुड एट स्टडीज़ डजंट ही। तो यहाँ पर नो एरर वाला कर लो एक ऑप्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 11 में ये बताओ कि किस पार्ट में एरर है, और दिस इज़ योर होमवर्क। आप मुझे कमेंट करके अपना आंसर देंगे कि ABCD में से किस पार्ट में एरर और क्यों एरर है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है? मैं एक हिंट देती हूँ आपको, ये जो है वो क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख लेना कि यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन टैग सही है क्या है, तो क्या सही है। अगर नहीं है तो नो एरर बता देना, अगर हो सकता है तो मुझे कमेंट करना इसका। 10 माइल्स अगर मैं होमवर्क आपको देती हूँ, इसका मतलब है कि आपका क्या होता है, रिवीजन हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर। आप सर्च करेंगे, ChatGPT करेंगे जाके, या फिर गूगल करेंगे जाके, बुक्स उठाएंगे जाके, तो एक टॉपिक तो आपको समझ आया ना, एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छे हो जाएगा। 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, नो एरर। तो 12 में हो जाएगा आर में एरर है यहाँ पर।
मैंने आपको बताया है वेट हो और क्या हो डिस्टेंस हो, जब ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं तब ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इज़ हो जाएगा यहाँ पर, ये याद रखना है आपको। क्या हो जाएगा, यहाँ आर की जगह इज़ होना चाहिए जब कोई भी क्या हो डिस्टेंस हो या फिर कोई भी क्या हो एक वेटेज की बात की वेट की बात की जाए या फिर क्या की जाए कोई भी मतलब मनी की बात की जाए, एक अमाउंट की बात की जाए, तो वो हमेशा जब यूनिट की तरह काम करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, यू डैश हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, 13 में क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये एक सजेशन या फिर पास्ट रिग्रेट की बात कर रहा है। तो मैं इस गर्मी में इतनी देर क्यू में नहीं खड़ा होना चाहिए था, यानी ऑन ट्रू भी ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शुड एंड नॉट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मे नॉट शुड नॉट एक एडवाइस की जा रही है ना, यू शुड नॉट हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट, इतनी गर्मी में मत खड़े हो जाए, सजेशन शुड नॉट नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ पर हो जाएगा वेरी फ्यू का, यहाँ पर वेरी फ्यू आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर द फ्यू, क्या द फ्यू आएगा, वेरी फ्यू नहीं द फ्यू। द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज़्यादा तो नहीं पर जितने भी थे, सेंटेंस का कह रहा है कि थोड़े से स्टूडेंट ने भी ज़्यादा देर तक टॉक नहीं सुनी, ये बात कर रहा है। तो मतलब ज़्यादा जितने भी थे, द फ्यू का मतलब होता है जितने भी थे, ठीक है, स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट, जितने भी स्टूडेंट थे, मतलब जहाँ पर भी एक ऑफिस वो स्कूल था जहाँ पर भी जितने भी स्टूडेंट थे उनमें से भी उन्होंने टॉक नहीं सुनी। आ फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, आ फ्यू का मतलब होता है जो भी है थोड़ा सा, यानी आ फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में जाता है, आ फ्यू का नेगेटिव जाता है, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सब कुछ। तो स्टूडेंट तो जहाँ भी होंगे तो पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना स्कूल वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीइंग का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बीइंग क्यों लगेगा, कुछ वर्ब जैसे डिनाई, अवॉइड, सजेस्ट के बाद हमेशा जेरेंट का यूज़ होता है, द मैन डिनाइड बीइंग इन द हाउस हो जाएगा, ठीक है, बीइंग इन द हाउस, डिनाइड और क्या क्या हो, डिनाइड और के साथ में क्या हो, अवॉइड हो। एक वीडियो में मैंने पूरा लिखा दिया है किस किस के साथ में आईएनजी आता है, सजेस्ट हो, इनके साथ में हमेशा आईएनजी आता है, जेरेंट फॉर्म आता है वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक क्वेश्चन है, 60 नंबर पे, दिस वन इज डैश ऑफ द टू। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा 16 में, जब दो चीज़ों के बीच की कंपैरिजन हो रही हो तो ऑफ द टू का लिखा है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले दा लगता है, दा प्लस कंपैरेटिव ऑफ द टू हो जाता है, ठीक है, दा प्लस कंपैरेटिव प्लस क्या हो जाएगा ऑफ द टू, ठीक है। दिस इज दिस वन इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुड होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा, तो द बेटर ऑफ द टू हो जाएगा। ये याद रखना, बेटर मत लगाना एग्जाम में, कंपैरेटिव देख के बेटर लगा दो, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो और ऑफ द टू लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर ऑफ द टू लिखा हो, याद रखना है, ठीक है, ऑफ द टू लिखा हो, तो जब यहाँ पे दा है तो ये वाला भी स्ट्रक्चर अपने साथ में दा लेगा, तो द बेटर ऑफ द टू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला दा और ये वाला दा, ये स्ट्रक्चर पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो द बेटर हो जाएगा। इफ़ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाला जो पार्ट है B2 में बनेगा, यानी ट्राइड में बनेगा, तो दूसरे वाले पार्ट में वुड प्लस बी बना जाएगा, तो वुड प्लस बी बन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या इसमें बना है, सिंपल पास्ट में बना है, तो वुड प्लस बी बना जाएगा। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, लुकिंग फॉरवर्ड एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद में हमेशा जेरेंट आता है, यानी वर्ब में आईएनजी आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, यहाँ पर सीइंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। नेक्स्ट है, अगर आप लोग कहें तो मैं एक वीडियो में सेपरेटली वो सारे वर्ड्स बता दूंगी जो अपने बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, जिनके बाद में यानी टू लगता है, किसके बाद में जेरेंट आता है, तो मैं एक वीडियो में कंप्लीट, या फिर बताएं तो अब मैं पूरा एक लिस्ट बना के अपने इंस्टाग्राम बोल रही हूँ, सॉरी, किस पे बता दूंगी, टेलीग्राम पे
टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। डू योर ड्यूटी विदाउट डैश अडो, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा? विदाउट मच अडो एक क्या है? मशहूर फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना किसी फालतू देरी या हल्ला गुल्ला के। मच अडू अबाउट नथिंग सुना है ना शेक्सपियर का जो वर्क है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बेतुकी बात करना, बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर मच हो जाएगा। ओके, डू योर ड्यूटी विदाउट मच अडो। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मच अडो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ डैश इज लो दे विल कैंसल द क्लास, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ज़रूरत है, यानी गिनती की, यानी एडमिशन की, यानी संख्या को दिखाने के लिए एनरोलमेंट यानी सिंगुलर यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि वर्ब इज लगा है ना, ठीक है, इज लगा है ना, तो एनरोलमेंट हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, एनरोलमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश यू हैव ऑरेंज जूस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा 21 में? तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। ओके, तो हो जाएगा विल यू, क्या आप ऑरेंज जूस लेंगे? इस तरीके की बात पोलाइटली जब किसी को बोलते हैं। नेक्स्ट 22, ओनली डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा अ फ्यू स्टूडेंट्स काउंटेबल है, इसलिए हम फ्यू यानी अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, यानी मैंने अभी बताया था आपको लिटिल यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अ फ्यू। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट वर प्रेजेंट यस्टरडे, यानी थोड़े से। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब होता है जो भी है, जितना भी है, सब कुछ। नेक्स्ट आर्टिकल का क्वेश्चन, रोब ऑलवेज लाइक्स टू हैव पियर आफ्टर डिनर, तो हो जाएगा पियर। पियर को कैसे लिखा होगा हमने? ठीक है, ये पियर एक नाशपाती, एक कॉमन नाउन है, इसका साउंड है पी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, तो आ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ द, मीनिंग क्या है इसका? मॉडस ऑपरेंडी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और 2 बार आया है, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। तो ये इसका मतलब होता है द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी, ऑपरेटिंग से याद कर लो, ऑपरेटिंग करना, ऑपरेट करना, प्रोसीड करना, इसका मतलब होता है काम करने का तरीका, यानी पुलिस अक्सर इसी का यूज़ करती है चोरों को पैटर्न को समझने के लिए, तो ये पैटर्न है मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ टू मिन्स मैटर, मिन्स मैटर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मिन्स मैटर का मतलब होता है टू स्पीक इनडायरेक्टली या फिर टू ग्लोस ओवर, टू स्पीक इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू स्पीक इनडायरेक्टली हो जाएगा। टू मीन्स मैटर का मतलब सही हो जाता है साफ साफ बात को कहना या फिर किसी बुरी बात को घुमा फिरा कर कहना, तो यहाँ पर ए हो जाएगा सबसे सही, सटीक तो आपका ये ए ही है, ये ग्लोस ओवर नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट कर देना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर टेलीग्राम पे डाल दूंगी। एंड आपको जो भी क्वेरीज हो या फिर कोई एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं पर्सनली आप लोगों को एडवाइस करती हूँ, आपका रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।